सोनपुर नाम के गांव में खुशी नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके पापा की मृत्यु हो जाने के कारण खुशी और उसकी मां दोनों मिलकर अपना घर चलाते। वह जंगल में जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते और उसे बेचते। उससे आए हुए पैसे वो अपने घर खर्च पर लगाते। तभी एक दिन खुशी अपनी मां से बोलती है, मां, आज तो बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। एक काम करो, तुम घर पे ही रुको, मैं जाती हूँ और लकड़ियां इकट्ठा कर लाती हूँ। उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी, हम दोनों साथ ही चलेंगे। ऐसा बोलकर खुशी और उसकी माँ दोनों जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दूर चल पाते हैं, तभी जाते जाते जंगल पर वह फिसल जाते हैं और खुशी की माँ गिर जाती है। और खुशी जोर से चिल्लाकर कहती है, अरे माँ, ये क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? तुम ठीक तो हो ना? माँ कुछ बोलो, माँ कुछ तो बोलो। हे भगवान, लगता है माँ तो बेहोश हो गई। खुशी तुरंत अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। खुशी की माँ का पूरा चेकअप होने के बाद डॉक्टर कहती है, खुशी बेटा, तुम्हारी माँ के सिर में बहुत गहरी चोट लगी है और वह बेहोश हो गई और अब वह कोमा में है। अगर जल्द से जल्द उनका इलाज नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। परेशान होकर खुशी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरी माँ के इलाज में कितने पैसे लग जाएंगे? डॉक्टर कहती है, बेटा, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाएंगे। खुशी सोचने लगती है कि उसके पास इतने पैसे तो नहीं है, तो वह अपनी माँ का इलाज कैसे कराएगी। तभी उसे कुछ याद आता है और वह कहती है, हाँ, माँ के हार तो रखे हुए हैं, माँ के कुछ गहने भी रखे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, उन गहनों को गिरवी रख देती हूँ और उससे जितने पैसे आएंगे उसे माँ के इलाज पर लगवा दूंगी। ऐसा कहकर खुशी ज्वेलरी की शॉप पर चली जाती है और अपने माँ के गहने को वह गिरवी रखवाती है, जिस पर वह ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे इस गहनों को गिरवी में रख लेता हूँ और इसके कम से कम 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, पर तुम्हें इस कागज पर साइन करना पड़ेगा। खुशी कहती है, यह कैसा कागज है और इस पर क्या लिखा है? ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, इस पर लिखा है कि तुमने अगर 15 दिन के अंदर पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए तो यह तुम्हारे गहने मेरे हो जाएंगे। और फिर खुशी उस कागज पर साइन कर देती है और 2 लाख लेकर चली जाती है और डॉक्टर को वह पहले पूरे पैसे दे देती है। फिर खुशी की माँ का इलाज होने लग जाता है और कुछ ही दिनों में उसकी माँ घर भी वापस आ जाती है। खुशी पैसों का इंतजाम करती है और हार लेने के लिए ज्वेलरी शॉप पर जाती है। तभी वह ज्वेलरी शॉप वाला बोलता है, अरे हार? कैसा हार? कौन सा हार? अब वो हार तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरा हो गया है। एग्रीमेंट में साइन करा था ना, याद है तुम्हें? खुशी कहती है, लेकिन आपने तो बोला था कि 15 दिन के अंदर पैसे लाना है। ज्वेलरी शॉप का मालिक कहता है, इस पे साफ साफ लिखा है कि 2 दिन में अगर तुमने पैसे लाकर नहीं दिए तो यह गहने मेरे हो जाएंगे। खुशी को बहुत बुरा लगता है, उसके साथ धोखा हुआ था और वह बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वह जंगल के रास्ते से घर जाती रहती है और सोचती है, अब क्या होगा अगर माँ को पता चला कि उनके बचे कुछ गहने मैंने गिरवी रख दिए थे और अब वह हमारे नहीं हो पाएंगे, तो माँ तो मुझे बहुत डांटेगी। तभी अचानक से खुशी को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। वह ध्यान से देखती है और उसे दिखता है कि उस पेड़ पर तो कुछ लिपस्टिक लगी हुई रहती है। वहाँ उस पेड़ के पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की आकर खड़ी होती है और उस पेड़ से कहती है, ओ जादुई लिपस्टिक के पेड़, मुझे एक खूबसूरत सी लिपस्टिक दे दो जिसे मैं लगाकर और सुंदर हो जाऊं और अपनी मन की सारी इच्छाएं पूरी कर लूं। जादुई लिपस्टिक का पेड़ उस लड़की को एक सुंदर से लिपस्टिक दे देता है। वह लड़की उस लिपस्टिक को लगाकर और भी सुंदर दिखने लग जाती है। देखते ही देखते उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वह पैसे लेकर चली जाती है। तभी खुशी सोचती है कि क्यों ना मैं भी इस जादुई लिपस्टिक के पेड़ से थोड़ी सी मदद मांगूं। और वह उस लिपस्टिक के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, ओ जादुई लिपस्टिक के पेड़,
मुझे भी एक लिपस्टिक दे दो जिससे लगाकर मैं भी अपनी इच्छाएं पूरी कर लूं। तभी खुशी को देखकर वह पेड़ बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है, ओ लड़की, मैं यहाँ ऐसे ही किसी की भी मदद नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ खूबसूरत लड़कियों की मदद करता हूँ और अमीर लड़कियों की मदद करता हूँ। तुम जैसे गरीबों की मदद मैं बिल्कुल नहीं करता। तुम यहाँ से चले जाओ। खुशी उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है, पर वह जादुई पेड़ नहीं मानता और खुशी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, यह जादुई लिपस्टिक का पेड़ तो बहुत ही घमंडी है। और इसी तरह कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन जब खुशी जंगल गई होती है लकड़ी चुनने के लिए, तो वहाँ देखती है कि कुछ लोग लकड़ियाँ काटने के बड़े बड़े औजार लेकर कुछ पेड़ों की तरफ जाते रहते हैं। तभी वह देखती है कि कुछ आदमी उस जादुई पेड़ के पास भी उस हथियार को लेकर जाते रहते हैं। तभी जादुई पेड़ उन आदमियों को अपने पास आता देखता है और बहुत डर जाता है। उसे वहाँ खुशी दिखाई देती है। वह खुशी से बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है, अरे खुशी, मुझे बचा लो खुशी, यह सब मुझे काट डालेंगे। इससे तो अब मेरा जादू भी खत्म हो जाएगा, मुझे बचा लो। वह पेड़ खुशी से बहुत गिड़गिड़ाता है और पेड़ को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देख खुशी को उस पर बहुत दया आ जाती है और वह पेड़ काटने वालों के पास जाकर कहती है, भाइयों, आप लोग इस पेड़ को मत काटो। ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। प्लीज आप इस पेड़ को मत काटो। यह पेड़ मेरे पिताजी के समान है। उसकी बात सुनकर पेड़ काटने वाले सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं और वह जादुई पेड़ खुशी से कहता है, खुशी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। मैंने तुम्हारी उस दिन मदद नहीं करा। तुमने मुझे आज बचा लिया। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक दे देता हूँ जिससे लगाकर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। एक गांव में रिचा और प्रीति नाम की दो लड़कियां रहती थी। रिचा दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन प्रीति दिखने में खूबसूरत नहीं थी। इस बात से रिचा हमेशा प्रीति का मजाक उड़ाती थी और ताने सुनाती थी। देखो तो जरा कौन आ रहा है, हमारे गांव की सबसे बदसूरत लड़की। ये सुन प्रीति को बहुत बुरा लगता है। बहुत अच्छी बात है रिचा कि तुम खूबसूरत हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बदसूरत बोलोगी। तुम बदसूरत हो और मैं खूबसूरत हूँ, यही सच्चाई है। और मैं ये एक बार नहीं बल्कि 1000 बार कहूंगी। देखती हूँ तुम क्या कर लेती हो। रिचा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर प्रीति का बहुत मजाक उड़ाती है। चेहरे की खूबसूरती से क्या होता है रिचा? इंसान को दिल से खूबसूरत होना चाहिए। कभी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे उसे बुरा लगे। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। खैर, तुम्हें क्या समझाना, जैसी तुम्हारी सोच। ये कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है। ये बदसूरत लड़की खुद को समझती क्या है, मुझसे बहस करके चली गई है। इसे तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। रिचा की एक सहेली थी जिसका नाम सोनी था। रिचा उससे कहती है, देख सोनी, मुझे इसे सबक सिखाना है। इसमें तू मेरी मदद कर। कैसी मदद? तू शाम के वक्त किसी भी तरह प्रीति को जंगल के रास्ते पर भेज दे। मैं उसके पीछे एक सांप छोड़ दूंगी, फिर उसे पता चलेगा मुझसे पंगा लेने से क्या होता है। अगले दिन सोनी प्रीति के पास आती है। प्रीति, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात है? प्रीति, जंगल में मेरा लकड़ियों का बंडल छूट गया है। मेरे पैर में चोट लगी है, मैं वापस नहीं जा सकती। क्या तुम उसे यहाँ तक ले आओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। प्रीति जंगल की ओर जाने लगती है और सोनी जल्दी से जाकर ये बात रिचा को बताती है। रिचा चुपके से आती है और एक सांप उसके पीछे छोड़कर भाग जाती है। सांप प्रीति का पीछा करने लगता है। प्रीति जंगल में आ चुकी थी। कहाँ है लकड़ियों का बंडल जिसकी सोनी बात कर रही थी? सांप प्रीति के पीछे पीछे आ रहा था। प्रीति की नजर उस सांप पर पड़ती है। हे भगवान, सांप, भागो भागो यहाँ से। ये कहकर प्रीति बहुत तेज दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो एक नदी के पास पहुँचती है और पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई सांप नहीं था। लगता है वो सांप भाग गया। चलो, नदी में आ ही गई हूँ तो नहा ही लेती हूँ। प्रीति नदी में उतर जाती है और नहाने लगती है। नहाते वक्त पानी में उसे उसका चेहरा दिखता है। सभी मेरे इस रूप का कितना मजाक उड़ाते हैं,
काश मैं बाकियों की तरह खूबसूरत हो जाती। प्रीति थोड़ा आगे जाती है तो उसे नदी के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई देता है। अरे नदी के बीचों बीच पेड़ कैसे हो सकता है? प्रीति पेड़ के पास आती है और वहीं नहाने लगती है। साबुन रहता तो कितना अच्छा होता, और भी अच्छे से नहा पाती। प्रीति के इतना कहते ही उस पेड़ से एक चिड़िया निकलती है और एक डाल पर आकर बैठती है। ये देख प्रीति हैरान रह जाती है। मैं इसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती हूँ। ये एक जादुई पेड़ है। ये देखो, कुछ पत्ते लटक रहे हैं। इन पत्तों को तोड़ो और तुम्हें जो भी चाहिए वो मांगो। प्रीति उस जादुई पेड़ के पत्ते को तोड़ती है और कहती है, काश मुझे ऐसा साबुन मिल जाता जो मुझे बहुत ही खूबसूरत बना देता। ये कहते ही पूरा पेड़ जादुई साबुन के पेड़ में बदल जाता है और पूरे पेड़ पर साबुन लटके हुए दिखते हैं। तुम इसमें से एक साबुन तोड़ लो और चली जाओ, ये जरूर काम करेगा। प्रीति एक साबुन तोड़ती है और उसे लगाकर अच्छे से नहाती है। वो नदी से निकलती है तो देखती है वो बहुत खूबसूरत बन चुकी है। खूबसूरत बनकर वो गांव में आती है। सभी उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगते हैं। जब ऋचा ये देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो सोचती है, ऐसा क्या मिल गया इसे जंगल में जो ये इतनी खूबसूरत बन गई? मुझे भी जाकर देखना पड़ेगा। ऋचा जंगल में आती है और प्रीति की माँ प्रीति से जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाने को कहती है। प्रीति जंगल की ओर आने लगती है। जिस सांप को ऋचा ने छोड़ा था वो सांप ऋचा को डस लेता है और ऋचा बेहोश होकर गिर जाती है। जब प्रीति लकड़ियाँ तोड़ने आती है तो वो ऋचा को बेहोश देखती है। अरे ऋचा, क्या हो गया तुम्हें? प्रीति तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है और समय रहते ही डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। ऋचा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो प्रीति से माफी मांगती है। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया और तुम सही कहती थी। खूबसूरत चेहरे से कुछ नहीं होता, खूबसूरत दिल होना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीति ऋचा को माफ कर देती है। ऋचा प्रीति को सारी बातें बताकर उससे माफी मांग लेती है और प्रीति उसे माफ कर देती है। वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।